तो अब हैं हम एक्सरसाइज 10.2 का बेसिक पढ़ने जा रहे हैं। यानी देखिए, प्रश्नावली पढ़ने से पहले उसका जो बेसिक है उससे जुड़े हुए सभी टॉप पॉइंट है उनको क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। तो 10.2 का जो भी बेसिक पॉइंट है इसमें हो जाएगा क्लियर, तो अपन प्रश्नावली अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, बेसिक का पहला टॉपिक क्या है कि त्रिभुजों की रचना करना। यानी त्रिभुजों की रचना करना यानी त्रिभुजों किस तरह से बनाना। नाम से ही पता चल रहा है कि त्रिभुजों को अपने को बनाना है। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें देखिए त्रिभुजों की कुछ यानी त्रिभुज की रचना तो करनी है, लेकिन इससे जुड़े त्रिभुज से जुड़े हुए कुछ टॉपिक यानी त्रिभुज से जुड़े हुए कुछ अवधारणा अपने को जाननी होगी। त्रिभुज से जुड़े हुए कुछ गुण जानने होंगे। सर्वांग समता जो हम पढ़ चुके हैं या कोई हमारे चैप्टर है इस तरह से सर्वांग समता वाला, उसके बारे में अपने को नॉलेज होना चाहिए, तब जाकर जो अपन है किसी भी त्रिभुज की रचना कर पाएंगे। तो देखिए, इन चीज के बारे में जानना जरूरी है। देखिए, अगर हमको त्रिभुज से जुड़ी कुछ अवधारणाएं पता है, उसके गुण पता है, सर्वांग समता के रूल्स पता है, तो हम किसी भी त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। एक और टॉपिक है, एक और चीज है, इसको इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। ओरल टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि त्रिभुजों का जो वर्गीकरण है वो किसके आधार पर किया जाता है। त्रिभुजों का वर्गीकरण, ये साइन जो है इस तरह का, ये साइन, ये त्रिभुज का साइन है। तो त्रिभुजों का वर्गीकरण है वो किसके आधार पर किया जाता है। त्रिभुजों का हमेशा वर्गीकरण जो है भुजाओं, या तो भुजाओं होती हैं या भुजा या फिर कोणों के आधार पर। भुजाओं की बात आती है तब समबाहु, ये सुना है ना आपने, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। तो ये तो हो गई भुजाओं के आधार पर। अब बात आती है कोणों के आधार पर। तो कोणों के अंदर हमने क्या पढ़ा अभी तक, न्यून कोण। कितने टाइप होता है कोण, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। तो इसके आधार पर हम जो है त्रिभुजों का वर्गीकरण करते हैं, यानी त्रिभुज को बांटते हैं, या फिर भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं या फिर कोणों के आधार पर त्रिभुज होते हैं। क्या इससे अलावा और भी कोई त्रिभुज होते हैं? नहीं होते हैं। तो त्रिभुजों का वर्गीकरण है हमेशा भुजाओं के आधार पर होता है और कोणों के आधार पर होता है। तो ओरल टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण होता तो है, लेकिन उनके नाम बताइए कौन कौन से वो त्रिभुज बनते हैं। तो समबाहु जिसके अंदर सभी भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, विषमबाहु तीनों भुजाएं अलग अलग हो, न्यून कोण, फिर उसके बाद में कोणों के आधार पर हो रहा है तो कोण कितने होने चाहिए, एक होगा न्यून कोण, एक होगा समकोण, एक होगा अधिक कोण। न्यून कोण क्या होगा, जो 60-90 कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 से छोटा, और अधिक कोण 90 से बड़ा। समकोण 90, समकोण किस तरह से, जिस डिग्री का कोण क्या हो 90 डिग्री के बराबर हो। तो न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण कोणों के आधार पर। तो ये याद हो जाएगा, इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद में देखो कुछ अवधारणाएं हम पढ़ते हैं, त्रिभुज से जुड़ी हुई कुछ अवधारणाएं। क्योंकि मैंने चैप्टर स्टार्ट किया तो उसमें बताया कि त्रिभुज की रचना से पहले हमें उसकी अवधारणा और कुछ गुण और सर्वांग समता के बारे में नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। तो मैं लगा रहा हूँ कुछ अवधारणाएं त्रिभुज से जुड़ी हुई कुछ अवधारणाएं। तो अवधारणा के अंदर पहली चीज क्या आएगी कि एक त्रिभुज का अगर बाह्य कोण, यानी त्रिभुज के जुड़ी कुछ अवधारणा है, उसके अंदर त्रिभुज की एक क्वालिटी होती है कि त्रिभुज का जो बाह्य कोण है, त्रिभुज का बाह्य कोण उसके दो अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। इसके दो अभिमुख, त्रिभुज का बाह्य कोण उस त्रिभुज के दो अभिमुख कहाँ होंगे, बाहर होंगे या फिर अंदर होंगे, वो अंदर की तरफ होंगे। अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, कोणों के योग के बराबर होता है। कैसे होता है तो डायग्राम के अंदर अपन समझ लेते हैं। ये बोला कि त्रिभुज का बाह्य कोण, जैसे ये त्रिभुज बनाता हूं मैं इस तरह से, यहाँ एक एंगल है, यहाँ 2 नंबर एंगल, यहाँ 3 नंबर एंगल। अब बाह्य कोण की बात की तो ये तो आंतरिक कोण है। बाह्य कोण कहाँ से बनेगा, जब इस तीनों भुजाओं को अलग अलग आगे बढ़ाते जाए तो बाह्य कोण बन जाता है। अगर इसको बढ़ाऊंगा तो इसका बाह्य कोण आ जाएगा, इस भुजा को बढ़ाऊंगा तो इसका बाह्य कोण आ जाएगा। तो फिलहाल इस भुजा को बढ़ाते हैं। तो देखो, इसको बाह्य कोण बढ़ाया तो यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हो गया, बिल्कुल हो गया। एंगल कब क्रिएट होता है, जब दो भुजाएं इस तरह से सटी हुई हो तो एंगल क्रिएट कर देती है, चाहे वो तिरछी हो चाहे अंदर की तरफ हो, तो एंगल का क्रिएशन हो जाता है। पढ़ा अच्छी तरह से अपने। तो ये कह रहा कि त्रिभुज का जो बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण है, इसको नंबर 4 दे देता हूँ।
तो जो बाह्य कोण है वो त्रिभुज के अंदर, यानी त्रिभुज के अंदर दो अभिमुख कोण है, यानी इसके सामने कोण 4 के सामने क्या कोण 3 है, कोण 3 तो इसके बराबर में है, लेकिन जो कोण 1 है और कोण 2 है वो इसके अभिमुख है, तो कोण 1 प्लस 2, तो ये रूल्स का पालन हो गया। अब जैसे इसी आकृति के अंदर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं इस तरह से, इसको 4, इसको 5, इसको 6 और बाह्य कोण हो गया 7, तो 7 का मान किसके बराबर होगा, 7 एक बाह्य कोण है, बाह्य कोण का मान इसके अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अभिमुख कोण हमेशा त्रिभुज के अंदर बनेंगे, तो देखो इसके अभिमुख 6 तो हो नहीं सकता, 6 तो इसके साथ में है, तो कोण 4 और कोण 5, तो इस तरह से अपन मैं मान लूं कि आप इसको कर सकते हैं। तो त्रिभुज से जुड़ा हुआ ये एक जो अवधारणा, एक जो गुण है वो समझ लिया। अब जो है दूसरी अवधारणा मैं समझाता हूँ त्रिभुज से जुड़ी हुई, ये चीज अपने को होगी तो हम चैप्टर अच्छी तरह से क्लियर कर पाएंगे। अगली अवधारणा है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोण, अंतःकोण यानी अंदर की तरफ, अंतःकोणों का योग किसके कितने डिग्री कोण के बराबर होता है, 180 डिग्री कोण के बराबर होता है। यानी अगर कोई भी त्रिभुज चाहे वो समबाहु हो, विषमबाहु हो, कैसा भी हो, इन तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। यानी इन तीनों को जोड़ेंगे, जैसे ए, ये बी और सी, अगर ए कोण को, बी कोण को और सी कोण को जोड़े तो हमेशा 180 डिग्री के मान आने चाहिए। जैसे किस तरह से, जैसे ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज के अंदर सीधी सी बात सभी कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, 60 प्लस 60 प्लस 60 तो हो गए 180। अब बात आएगी कभी कभी त्रिभुज का एंगल जो है किस तरह से क्रिएट होगा, जैसे इस तरह से भी कभी कभी त्रिभुज आएगा, एक का 30 है, एक का 40 है, तो इसका क्या होगा, तो शर्त क्या थी कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होना चाहिए। तो देखो 30 प्लस 40, 30 प्लस 40, अगर इसको ज्ञात करना होता कैसे करते हैं अपन, इसको भी साथ में लिख के इसके बराबर 180 डिग्री लिख देते हैं, फिर इसको सॉल्व कर दे अपन। तो देखो 30 और 40 कितने हो गए, 70, 70 प्लस एक्स इजिकल टू 180, तो एक्स को वहां पर, एक्स को इधर तरफ रखते हैं और पक्षांतर कर देते हैं इसका, तो 180 माइनस 70 हो जाता है, तो कितना हो जाता है 110 डिग्री। तो देखो 110 और 70 कितने हो गए, 180 डिग्री हो गई, रूल्स का पालन हो रहा है। तो कोई भी एंगल अपन ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एक परिभाषा तो ये हो गई। तो अब तक हमने 2 परिभाषाएं क्लियर कर दी। अब तीसरी परिभाषा की बात आती है, त्रिभुज से जुड़ी कुछ अवधारणा, जो एक अवधारणा हमने पढ़ ली है, दूसरी पढ़ ली, अब तीसरी अवधारणा की बात आती है। तो ये कह रहा है कि त्रिभुज की 2 भुजाएं, यानी त्रिभुज की 2 भुजाएं, त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई का योग, त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई का योग जो है वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा रहता है, तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा रहेगा। अब वो कैसे रहेगा, देखो इस तरह से, जैसे कोई त्रिभुज है, ये इस तरह से, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये है 7 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है कि त्रिभुज की 2 भुजा की लंबाई का योग 3 और 4, जैसे 2 भुजा है लंबाई 3 और 4, इसका योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो क्या ये इस रूल्स का पालन कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो 3 और 4 7, क्या 7 7 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 7 क्या होता है, 7 के बराबर होता है, तो रूल्स का पालन नहीं हो रहा है। तो रूल्स का पालन कैसे होगा कि 2 भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा के बराबर होना चाहिए। तो कैसे होगा, अगर इसको अपन 8 कर देंगे तो भी नहीं होगा, तो इसको अपन कम करना पड़ेगा, इसको जैसे कितना कर दे अपन, 5 कर दे। तो देखो अब 2 भुजाओं का योग जोड़ो, 3 प्लस 4 इज ग्रेटर देन 5, कितना हो जाएगा 7 ग्रेटर देन 5। तो रूल्स का पालन हो रहा है कि 2 भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से क्या है, बड़ा है। देखो कभी कभी अपने से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसे त्रिभुज की रचना करो, जैसे किस तरह से, तो कभी कभार अपने को एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा किस तरह से, इस तरह से। देखो ये कहेगा कि एक त्रिभुज दिया गया है इस तरह से, एक की 3 है, एक की 4 है और एक की 5 है। ये क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि जो इसके अंदर 2 भुजा है इस तरह से, ए बी और सी। ये क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा कि जो ए बी है 3 सेंटीमीटर और ए सी है 4 सेंटीमीटर, क्या इन दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। तो देखो किस तरह से, 3 प्लस 4 ग्रेटर देन 5, तो 7,
तो 7 5 से बड़ा, तो ये पूछेगा कि ये त्रिभुज के कौन से रूल्स का पालन कर रहा है। तो हमें रूल्स का पता है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजा की लंबाइयों का योग किसी एक, तो तीसरी भुजा होगी, ये देखो 1 और ये 2, इन दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है कि नहीं है, बिल्कुल बड़ा है, तो रूल्स का पालन हो गया ना। अब बोल रहा है कभी कभी क्या होगा कि जो क्वेश्चन इसमें चेंज कर देगा, बोलेगा कि जो 3 और 4 हैं या फिर 5 और 4 हैं, जैसे दो भुजा दे दी 5 और 4, क्या इनका योग इससे बड़ा होगा तीसरी भुजा से? तो देखो 5 + 4 9 इज ग्रेटर देन 3। लेकिन कभी कभार ऐसा नहीं होगा, कभी कभार क्या होगा, क्वेश्चन में कुछ चेंज कर दिया जाएगा इस तरह से, जैसे 1 को 2 1 को 3। अब बोलेगा कि जो AB और AC है, AB और AC का जो योग है वो तीसरी भुजा से बड़ा है कि नहीं है। तो देखो AB 3 + 2, AB और AC का योग 3 + 2 हो रहा है, क्या वो तीसरी भुजा से बड़ा है कि नहीं है? तो बड़ा नहीं है। यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि 5 ग्रेटर देन 5 नहीं हो सकता, 5 5 के बराबर है, तो त्रिभुज की रचना नहीं की जा सकती। ठीक है, तो इस जो रूल्स था तीसरा नंबर, उसका पालन होना जरूरी है। अब इसके बाद में अपन पढ़ते हैं चौथा ट्रेड गुण। चौथी अवधारणा क्या कहते हैं त्रिभुज से जुड़ी हुई, कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग, माफ कीजिएगा क्वेश्चन 3 नंबर रूल्स हमने पहले पढ़ लिया। अब जो चौथा रूल्स है वो क्या कहेगा कि कोई भी त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज के अंदर क्या कौन सा त्रिभुज होना चाहिए, इंपॉर्टेंट, इसमें समकोण त्रिभुज होना चाहिए। कोई भी समकोण त्रिभुज है उसके अंदर क्या होगा, जो कण हो, एक ये क्या चीज है, एक कण है, एक लंब है, ये आधार है और ये लंब है। लंब कौन सी चीज है, जो थीटा के सामने वाली भुजा है वो हमेशा क्या होगी, लंब होगी। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय होगा हमेशा, जब भी समकोण की बात आ रही है, समकोण त्रिभुज की बात आ रही है, वहां पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो कण का स्क्वायर है वो हमेशा लंब स्क्वायर के वर्ग के और आधार स्क्वायर के वर्ग के बराबर होता है, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। अभी मेरे को एक बात बताओ कि जो एल स्क्वायर है बराबर के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या ये पाइथागोरस का प्रमेय नहीं है? तो ये भी पाइथागोरस का प्रमेय है, क्योंकि देखो इस फॉर्मूले से ये सूत्र बन रहा है। तो क्लियर, पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कि त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग त्रिभुज की बची दो भुजा के वर्ग के बराबर होगा। कैसे? और उसमें कौन सा त्रिभुज होना चाहिए, समकोण त्रिभुज। अगर समकोण त्रिभुज नहीं है तो रूल्स काम नहीं आएगा। ठीक है, तो त्रिभुज से जुड़ी ये 4 उदाहरणें थी, हमने पूरी कर ली है। उसके बाद में देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वापस रिवाइंड कीजिए वीडियो को और वीडियो को पूरा देखिए। अब बात आएगी, देखिए त्रिभुज से जुड़ी अवधारणाएं और गुण हमने पढ़ लिए। अब बात आएगी त्रिभुज सर्वांग समता के बारे में। तो सर्वांग समता का टॉपिक भी हमने पढ़ लिया, लेकिन इसमें थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, वापस इसको रिवीजन करेंगे। सर्वांग समता से जुड़ा हुआ टॉपिक, सर्वांग समता मैं यहाँ पर लिख रहा हूं इस तरह से। अब जो अपन है टॉपिक सर्वांग समता की बात करने वाले हैं। तो देखिए त्रिभुज की रचना करने के लिए हम सर्वांग समता के टॉपिक और उसके गुणों को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए गुण, अगर त्रिभुज के गुण और अवधारणाएं हमारे को आ रही है, यानी उसके बारे में अपने को पता है, तब जाकर तो अपन त्रिभुज की रचना करेंगे। यानी त्रिभुज की रचना कैसे करेंगे कि अगर हमको त्रिभुज की अवधारणाएं और कुछ गुणों के बारे में है तो हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। प्लस अगर हमें त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में थोड़ा नॉलेज है तो हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। तो देखिए सर्वांग समता क्यों पढ़ रहे हैं अपन, क्योंकि देखिए सर्वांग समता वाले चैप्टर के अंदर हमको क्या सिखाया गया था कि किसी भी त्रिभुज की रचना तब की जा सकती है, त्रिभुज की रचना करने के लिए 4 शर्तें थी कुछ, तो चारों शर्तों को वापस रिपीट करेंगे अपन। ठीक है, पहली शर्त क्या है कि 3 भुजाएं हो। पहली शर्त है इसमें कि 3 भुजा होगी। अगर हमारे पास में 3 भुजाएं हैं तो हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। सेकंड शर्त क्या थी कि अगर हमारे पास में 2 भुजा है और उनके मध्य का एक कोण है तो त्रिभुज की रचना की जा सकती है। तीसरी शर्त हमारे पास में क्या थी, इसका उल्टा, यानी 2 भुजा की जगह अब 2 कोण। अगर हमारे पास में 2 कोण है और एक भुजा है, 2 कोण और एक भुजा है तो भी त्रिभुज की रचना की जा सकती है। यह क्या है, मध्य का कोण। अगला चौथी शर्त क्या थी, चौथी शर्त यह थी कि समकोण त्रिभुज के एक कण, यानी अगर हमें समकोण त्रिभुज की एक रचना करनी है तो उसमें कण चाहिए और एक पाद
रेखा चाहिए, पाद रेखा यानी उसका आधार चाहिए अपने को, तब जाकर अपन जो है त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। तो क्लियर, त्रिभुज की जो रचना करने के लिए अपने को हमेशा ये चार चीजें होनी चाहिए। त्रिभुज की रचना करने के लिए 3 भुजाएं हो तो हम त्रिभुज की रचना कर देंगे। अगर हमारे पास में 2 भुजाएं और उनके मध्य यानी 2 भुजाएं इस तरह से 2 भुजाएं और उनके मध्य का कोण है तो हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। तीसरी शर्त है कि 2 कोण है हमारे पास में, 2 एंगल है और एक भुजा है, जैसे एक भुजा है और 2 एंगल है हमारे पास में, जैसे एक एंगल इस तरह से निकलेगा, एक एंगल इस तरह से, तो हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। चौथी शर्त है कि समकोण त्रिभुज का एक कर्ण हो और एक पाद रेखा यानी आधार हो हमारे पास में, जैसे आधार है और यहाँ से यहाँ तक मैं कर्ण खींच सकता हूँ। इस तरह से कर्ण खींचने के लिए मेरे को सबसे पहले इंपॉर्टेंट शर्त क्या होनी कि इस पर मैं एक एंगल क्रिएट करूंगा, वो होगा 90 डिग्री का, फिर यहाँ से यहाँ तक रेखा होगी, फिर यहाँ से यहाँ तक प्रकार की सहायता अपन चाप काट देंगे, तो देखो अपने को क्या मिल जाएगा, एक समकोण त्रिभुज मिल जाएगा। तो इस तरह से ये 4 चीजें अगर कंप्लीट है तब जाकर एक त्रिभुज की रचना की जा सकती है। तो इस टॉपिक के अंदर इतना ही, और अब हम पढ़ेंगे 10.2 एक्सरसाइज का बेसिक का सेकंड नंबर पॉइंट। सेकंड नंबर पॉइंट में अपन क्या करेंगे कि किस तरह से हम त्रिभुज की रचना करेंगे अगर हमारे पास में, इनको हम सभी को डिटेल में पढ़ने वाले। ये तो पहला बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब इनको जो है बेसिक जो इनका बड़ा रूप है, कंसेप्ट से पूरा बड़ा रूप पढ़ेंगे अपन A से लगाकर Z तक, यानी किस तरह से 3 भुजाएं हो तो हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। तो ये पूरा बेसिक अपने को समझ लेना चाहिए। अगर ये बेसिक क्लियर है तो चैप्टर क्लियर हो ही जाएगा। अब अपन डिटेल में इसको पढ़ेंगे अगले टॉपिक को। 10.2 एक्सरसाइज है उसका बेसिक चल ही रहा है, जिसके अंदर देखिए एक पॉइंट आ रहा है, बेसिक का पॉइंट आएगा। अगर हम बेसिक टॉपिक को क्लियर कर लेंगे तो पूरी प्रश्नावली का बेस हम पढ़ लेंगे, और जब हम बेसिक पढ़ लेंगे तो एक्सरसाइज 10.2 ऐसे हल हो जाएगी जब हम कुछ रूल्स को पढ़ लेंगे। तो पहला टॉपिक क्या है कि एक त्रिभुज की ये जो साइन होता है हमेशा ये इस तरह से ट्रायंगल का, ये त्रिभुज का चिन्ह होता है, ठीक है। तो एक त्रिभुज की रचना करो जब तीनों भुजाएं दी गई हो, यानी त्रिभुज की भुजा यानी एक त्रिभुज की रचना करने के लिए हमने पिछले जो 4 रूल्स डिस्कस किए थे, चाहे तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए कि जब एक भुजा दी गई हो, जब 3 भुजा दी गई हो, जब 2 कोण, एक भुजा, 2 भुजा, एक कोण, ये 4 रूल्स अभी पढ़े हमने पीछे। तो बस उसमें से पहला रूल्स क्या है कि अगर तीनों भुजाएं दी गई हो तो किसी त्रिभुज की रचना कैसे की जाती है, तो वो कैसे की जाती है अपन पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ कि SSS की कसौटी। तो देखो SSS की कसौटी क्या होती है, इस रूल्स का नाम यही है, यानी जब तीनों भुजाएं दी गई। S का मतलब क्या होता है, S फॉर साइड्स, और साइड्स का मतलब क्या होता है, भुजा। हिंदी के अंदर हम समझे तो किस तरह से, भुजा भुजा भुजा, SSS, भुजा 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 का नियम कहता है कि जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हो तब त्रिभुज की रचना कैसे करनी है वो उसमें यूज करना अपने को। तो कोई भी क्वेश्चन यूज करना, चाहे वो तीनों भुजा दी गई हो, चाहे 2 कोण, एक भुजा दी गई हो, तो सबसे पहले पहला प्रोसेस क्या रहता है हमेशा कि एक कच्चा चित्र बनाना चाहिए। सबसे पहले कच्चा चित्र बनाना चाहिए, उसके बाद में, ताकि हम जो भी कच्चा चित्र बना रहे हैं उसके आधार पर ही हम एक मेजर करके एक सही चित्र भी बनाते हैं उस तरह। यानी कच्चा चित्र एक आधार है, उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सी भुजा, कौन सा एंगल आधार है, कौन सा वापस ये ऊपर वाली भुजा होगी। हमेशा क्या होगी, जो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि आधार जो है वो बड़ा से बड़ा लेना अपने को। आधार हमेशा बड़ा से बड़ा हो, चाहे 3 भुजा दी गई हो, आधार हमेशा बड़े से बड़ा लेना चाहिए, क्योंकि जो हम चाप करते हैं वो हमें ज़्यादा भरने की जरूरत नहीं पड़ती। जो छोटी चीज़ें होती हैं वो उन पर इंपॉर्टेंट करता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले कि 2 स्टेप है, एक कच्चा चित्र, फिर दूसरी चीज़ है कि एक आधार हमेशा बड़ा लेना चाहिए। उसके बाद में क्या करना चाहिए, एक आधार हो जाता है, फिर उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी थी एक चाप काटते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक एक चाप काटते हैं, फिर दोनों को जहाँ पर दोनों मिलते हैं वहाँ पर एक पॉइंट देकर इसको इससे और इसको इससे मिला देते हैं। फिर जो ये चीज़ होती है वो रियल होती है, यानी जो हम एग्जाम्पल करेंगे इसके आधार पर जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी बराबर माप के होंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट है, इसको अपन कैसे करेंगे, तो जब एग्जाम्पल अपन समझ लेंगे तो हम पूरी प्रश्नावली समझ लेंगे इस तरह से। तो एग्जाम्पल क्या कहता है कि एक त्रिभुज, यहाँ पर PQR काट करके हमारे एग्जाम्पल किताब के अंदर ही है कि एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए, उसके अंदर अपने को AB दे रखा है, BC दे रखा है और क्या क्या दे रखा है, AC देगा, यानी तीनों भुजाएं इसमें दे दी अपने को। अब कैसे करना है, तो देखो इसका आंसर
हमेशा एक कच्चा चित्र बनाना है। कच्चा चित्र एक आधार है, और पहले बताया कि जो आधार होता है हमेशा उसको बड़ा ले लीजिए। तो देखो इस तरह एस्टिमेट से बनाना कि अगर 7 सेंटीमीटर होगी इस तरह से, तो इतनी लंबाई वाली तो होगी, ये है एसी। उसके बाद में आधार बड़ा ले लिया, उसके बाद देखो BC और AB। देखो A तो अब A और C आ गए, तो B तो ऊपर ही होगा, सीधी सी बात है। तो देखो AC हमारे पास में है, यहाँ से यहाँ तक AB काट दो आप। इस तरह से एक चाप काटेंगे यहाँ से, यानी प्रकार की सहायता से यहाँ से यहाँ तक एक चाप काट दिया, मान लो ये 5 सेंटीमीटर। फिर BC जो होगा वो 6 सेंटीमीटर। ये बन गया कच्चा चतुर्भुज, सॉरी कच्चा त्रिभुज, इस तरह से। तो देखो AC हो गई यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, BC हो गई 6 सेंटीमीटर और AB हो गई 5 सेंटीमीटर। तो एक कच्चा चित्र बन गया। उसके नीचे अपन लिख देते हैं चित्र। अपन कच्चा चित्र तो कर लिए, लेकिन अब कैसे करेंगे? कच्चा चित्र के बाद में अपने को एक सही मेजर वाला चित्र बनाना, तब जाकर हमारा जो क्वेश्चन होगा कैसा भी होगा। देखो ये जो चीज़ है, देखो तीनों इसमें भुजा है, तो बिल्कुल हम जो पॉइंट पढ़ रहे हैं ये उस पर ही आधारित है। जब तीनों भुजा दी गई हो, बिल्कुल तीनों भुजाएं दी रखी है, इसमें सिर्फ कोई एंगल है क्या, कोई कोण वगैरह नहीं, सिर्फ तीनों भुजाएं दे रखी है, तो इसमें त्रिभुज की रचना हो सकती है, क्योंकि हमने 4 जो है रूल्स पढ़े। तो सेकंड प्रोसेस क्या रहता है हमेशा कि इसके मेजर के आधार पर सही मेजर का, सही माप का चित्र बनाना है। तो उसके लिए हमको क्या क्या चीज़ चाहिए? सबसे पहला तो हमारे पास में 2 चीज़ चाहिए। सबसे पहला की चीज़ है कि प्रकार हो, और दूसरी चीज़ है स्केल हो। तो प्रकार और स्केल के बारे में हमें पता है। प्रकार और स्केल के अंदर इस प्रकार से हम चाप काटते हैं, और स्केल की सहायता से अपन कितनी लंबाई सेंटीमीटर है मेनली इसमें आधार के लिए यूज होता है। फिर जहाँ पर चाप करते हैं वो बिंदु उससे मिलाने के लिए पटड़ी काम आती है। इसको पटड़ी भी बोलते हैं, स्केल भी बोलते हैं। स्केल के एक ऊपर क्या होता है, सेंटीमीटर होता है, और नीचे जो होता है इंच होता है। तो इस तरह से अपन कैसे करेंगे? तो कच्चे चित्र के आधार पर एक पक्का चित्र बनेंगे। तो देखो AC सबसे मैंने पहले बोला कि जो सबसे पहले जो है वो सबसे पहले आधार खींचना चाहिए अपने को। आधार के बाद में आधार के जो बिंदु है, जो एक रेखा होगी, उसके एक बिंदु से को केंद्र मानकर यहाँ से यहाँ तक जितनी दूरी पर, जैसे यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का चाप भरकर एक चाप घुमाएंगे। वापस यहाँ से यहाँ तक देखो 6 सेंटीमीटर, फिर वापस एक चाप घुमाएंगे। तो दोनों बिंदु जहाँ पर मिलेंगे उनको एक दूसरे से मिला देंगे, फिर ये चित्र पक्का हो जाएगा। तो देखो AC यहाँ से कितना है, 7 सेंटीमीटर। आपको स्केल की सहायता से 7 सेंटीमीटर मापना है। स्केल में सेंटीमीटर तो मापना आता ही होगा आपको। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 7 कहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 7। ये हो गया हमारे पास में AC 7 सेंटीमीटर। फिर क्या करना, जो रेखाखंड आया था, रेखाखंड उसके दोनों बिंदु को केंद्र मानना है। और फिर देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, B तक अगर AB बनानी है अपने को तो 5 सेंटीमीटर है। तो स्केल में 5 सेंटीमीटर का चाप भरिए अपन। कैसे भरते हैं कि जहाँ 5 सेंटीमीटर 0 से 5 सेंटीमीटर का एक चाप भर दीजिए इस तरह से। ये भर गया यहाँ से, फिर यहाँ से आके एक चाप घुमाइए वापस। फिर देखो BC कितनी है, 6 सेंटीमीटर, तो एक बस एक बढ़ाना है इस तरह से। 6 सेंटीमीटर का चाप ले लो अपने इस तरह से, इस तरह से 6 सेंटीमीटर का चाप लेके यहाँ से यहाँ तक घुमा दो। फिर जहाँ पर कटांग बिंदु हो गए उस पर एक पॉइंट दे दो। फिर इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो। थोड़ी यहाँ पर गलती होगी, इसको बिल्कुल सीधा मिलाना है, इस तरह से त्रिभुज बनाना चाहिए, ठीक है। तो जहाँ पर ये पॉइंट है वहाँ पर कौन सा बिंदु देंगे अपन, B वाला बिंदु देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। चाहे तो स्केल से माप कर भी देख सकते हैं, और ये हो गई 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अगर तीनों भुजाएं देख रखी हो तो हम एक त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। तो अब जो स्टेप हमने फॉलो किए थे वो स्टेप वापस लिखना पड़ेगा। रचना, लास्ट में एक कच्चा चित्र, इसके बाद में एक पक्का चित्र, उसके बाद में नीचे सबसे नीचे रचना के टॉपिक लिखने पड़ेंगे कि सबसे पहले हमने AC का रेखाखंड खींचा, उसके बाद में A को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का चाप घुमाया, उसके बाद में C को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का चाप घुमाया। यानी जो स्टेप किए उसे सभी को इसमें फॉलो करना। उसके बाद में क्या लिखेंगे कि जहाँ पर दोनों चाप कटे वहाँ पर कटांग बिंदु पर बिंदु B दिया, फिर A को B से मिलाया, B को C से मिलाया, तो हमको एक अभिष्ट त्रिभुज ABC प्राप्त हो गया। इस तरह से सारे के सारे स्टेप लिखने जरूरी है। स्टेप नहीं लिखेंगे तो अपने को नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से यह जो टॉपिक है कि जब तीनों भुजाएं दे रखी हो त्रिभुज की रचना कैसे करनी है, तो यह पूरा यहाँ पर क्लियर हो गया। इसके बाद में अगला स्टेप देखो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो ओरल टेस्ट के हिसाब से हो चाहे रिटन टेस्ट के हिसाब से हो। इस क्वेश्चन के अंदर अपना नॉलेज चेक हो जाएगा कि अपन किस तरह का टैलेंट रखते हैं। देखो ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि आकृति दे रही है, अपन की किताब के अंदर भी है, इसको ठीक तरह से पढ़ लेना। ये पूछा कि त्रिभुज PQR की रचना की जा सकती है।
तो अब देखो क्या की जा सकती है इस आकृति को ठीक से देखो। क्या त्रिभुज की रचना, जो ये लंबाइयाँ दे दी, आप इनके आधार पर इनकी रचना कर सकते हैं। तो देखिए कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, चाहे देखो अपन पीछे ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं 5, 6, 7, तो हमेशा ध्यान रखना जब कच्चा चित्र बन जाए तो देखना त्रिभुज का एक नियम होता है कि त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होती है। तो देखिए दो भुजाओं की लंबाई क्या 5 + 6 11 ग्रेटर देन 7 सही है। फिर देखो 6 7 6 और 6, यानी एक रूल्स का पालन तो होना ही चाहिए। तो ये पूछ रहा क्या इसके अंदर ये जो डायग्राम है वो इस रूल्स का पालन कर रहा है, वो तो पालन कर रहा था 11 इज ग्रेटर देन 7। तो ये पूछ रहा कि जो ये इसके त्रिभुज की रचना की जा सकती है क्या। तो त्रिभुज का एक हमेशा एक गुण रहता है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का योग त्रिभुज की तीसरी भुजा से बड़ा रहना चाहिए। त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा से बड़ा रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए देखो, 3 + 2 ग्रेटर देन 6। क्या 5 6 से बड़ा है, तो इसकी रचना नहीं हो सकती। अब देखो क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्या आता है कि सर हम इसको तो ऐसे कर लेंगे, लेकिन क्या हम इस तरह से कर सकते हैं 6 + 2 ग्रेटर देन 3, यानी त्रिभुज की रचना तो हो सकती है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो आधार होता है, आधार वाली भुजा के सामने इन दो भुजाओं का योग देखना, फिर देखना कि ग्रेटर देन हो रहा है लेस देन हो रहा है, हमेशा ध्यान रखना। तो देखो इसके अंदर भी देखो ऐसा ही है। तो हमेशा क्या करना, आधार, जो आधार की कोई भुजा है उसको उसके सामने रखना, दो भुजाओं को, आधार को रहने देना। यानी अगर दो ऊपर की भुजाएं हैं उनका योग आधार की भुजा से बड़ा है, यानी देखो 7 है, ऊपर की दो भुजा 5 और 6 कितने हो गए 11 इज ग्रेटर देन 7, तो त्रिभुज की रचना की जा सकती है 11 7 से बड़ा। लेकिन अब देखो इसमें जो है 6 यानी 5 जो है 6 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर त्रिभुज की रचना नहीं की जा सकती है। तो एक्स्ट्रा दिमाग से ये मत सोचिए कि अपन जो सर ने क्वेश्चन जो एक रूल्स बता दिया ऐसा तो अपन किसी भी जो है त्रिभुज के अंदर नहीं अप्लाई कर सकते। तो हमेशा ध्यान रखना त्रिभुज का जो आधार की भुजा है अगर त्रिभुज की दो अन्य भुजाओं के योग से छोटी है, क्या बोल रहा हूँ, छोटी है, तब जाकर जो है एक त्रिभुज की रचना की जा सकती है। ठीक है, तो इसकी रचना नहीं की जा सकती। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है तो इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ तक पूरा 10.2 एक्सरसाइज तो है, एक्सरसाइज 10.2 का पूरा बेसिक क्लियर हो जाता है। इस पर आधारित हम 10.2 पूरी करने वाले हैं। ठीक है, तो 10.2 के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए आप। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। ठीक है, नमस्कार।